हम तीनों पूरी मंसूबाबंदी से निकले थे, जिसका असल हथियारे को भी पता था। हमारे पास जीप में एक स्टेन गन और उसके 2 लोडेड मैगजीन, 2 12 बोर बंदूकें और एक खांडा था। हम तीनों कपिल के क्रियाक्रम के लिए गाड़े गए तंबू के पीछे पहुंचे। हिमांशु ने खांडे से तंबू की दीवार में छेद बनाया और फिर आशीष ने स्टेन गन से गोलियां बरसाकर पहले अरापिली और फिर अरविंद को छलनी कर दिया। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। उसके बाद हम जीप में बैठकर वहां से भाग निकले। मेरे खामोश होते ही एसीपी ने हेजान भरे लहजे में कहा, चुप क्यों हो गए, बताओ ना फिर क्या हुआ। मैंने कहा, मैंने बहुत तेजी से जीप चलाई थी और काफी आगे बढ़ने के बाद हमें विश्वास हो गया कि किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। फिर हम एक लंबा चक्कर काटकर उस ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे जहां हमने आज की रात छुपकर गुजारनी थी। परंतु जब हम एक मोड़ से आगे बढ़े तो अचानक एक जीप हमारे पीछे लग गई। मैंने आशीष को बताया तो उसने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, ये हमारे ही टोले की जीप है जो हमारे गुरु ने हमारी रक्षा के लिए पीछे भेजी होगी। मैं एसीपी के तजस्सुस को महमेज लगाने के लिए चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। उसने फौरन कहा, आप चुप क्यों हो गए, जल्दी बताएं आगे क्या हुआ। मैंने कहा, ये सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रफ्तार बढ़ाने की कोशिश न की। पीछे वाली जीप ने भी हमसे आगे निकलने की कोशिश न की। हम लोग शहर के कुछ करीब पहुंचे तो मैंने जीप सड़क किनारे रोक दी और मूत्र करने के लिए एक झाड़ी के पीछे चला गया। मैं वापस आने ही वाला था कि अचानक मैंने तमंचों से फायरिंग के धमाके सुने। मैं दहल कर वहीं दुबक गया कि भगवान जाने क्या आफत आ गई है। ये फायरिंग हमारा कोई दुश्मन ही कर सकता था, क्योंकि हमारे पास तमंचे तो थे ही नहीं। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद बात आगे बढ़ाई। कहा, फिर मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। वो कह रहा था कि आशीष और हिमांशु दोनों मर चुके हैं, परंतु जीप में कीर्ति की लाश मौजूद नहीं, उसे ढूंढो। मैंने तुरंत वो आवाज पहचान ली और विश्वास करें एसीपी साहब, अचंभे के मारे मुझे अपनी खोपड़ी घूमती महसूस हुई। एसीपी यकीनन मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज तवज्जो से सुन रहा था, लेकिन उसे इस सारी कार्रवाई के पस पर्दा असल किरदार के बारे में जानने की बेताबी भी थी। उसने मेरी बात मुकम्मल होते ही तंजिया लहजे में कहा, लगता है आप जानबूझकर अरापिली और अरविंद के असल कातिल का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं छुपा रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप खुद ही उस नाम तक पहुंच जाएं। अभी आप आगे सुने। वो आवाज पहचानने के बाद मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि आखिर उसने आशीष और हिमांशु की जान क्यों ली और अब मुझे क्यों मारना चाहता है, परंतु ये यकीन हो गया कि अब बच के निकलना बहुत मुश्किल है। उसने तुरंत ही अपने कारिंदे के साथ मिलकर मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु मेरे भाग अच्छे थे कि वो लोग मुझे गलत ओर ढूंढ रहे थे। उसी वक्त मेरी खोपड़ी में अपनी जान बचाने के लिए एक चाल आई और मैंने तुरंत उसे आजमाया और इसी कारण मैं इस वक्त आपसे बात करने के लिए जीवित हूँ। साफ लग रहा था कि एसीपी का इज़्तिराब अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। उसने खासे झुंझलाए हुए लहजे में कहा, प्लीज आप कम अल्फाज में जल्दी अपनी बात मुकम्मल करें, सूरत हाल बहुत नाजुक है। मैंने उसकी हालत से लुत्फ लेते हुए ताबेदारी से कहा, जो आज्ञा एसीपी साहब। तो मैंने ये किया कि झाड़ियों के पीछे छुपता छुपाता सड़क पर खड़ी दोनों जीपों के पास पहुंच गया। मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर जीप स्टार्ट कर ली। आशीष और हिमांशु की खून में लथपथ लाशें अब भी हमारी जीप में पड़ी थी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि मुझे विचार आया कि मेरी जान के लागू ये दुश्मन एक बार फिर मेरे पीछे लग जाएंगे। तो मैंने अपनी बंदूक से फायर करके दूसरी जीप का टायर फाड़ दिया और अपनी जीप दोनों लाशों समेत वहां से भगा लाया और अब अपने ठिकाने पर मौजूद हूँ। उसने बमुश्किल मेरी बात मुकम्मल होने का इंतजार किया। बोला, अब ये भी बता दें कि पहले अरापिली और अरविंद और उसके बाद आशीष और हिमांशु के कत्ल के पीछे किसका हाथ है। मैंने झटक कर कहा, कमाल करते हैं एसीपी साहब, आप पुलिस वाले हर हत्या की छानबीन किस सवाल से शुरू करते हैं, यही ना कि इस हत्या से किसको फायदा पहुंचा है। खोपड़ी पर बोझ डालकर विचार करें, जवाब सामने होगा। उसने सटपटाकर कहा, वो तो ठीक है, परंतु अगर तुम बता दोगे तो। बिलाखिर मैंने उसे आंख मचोली का सिलसिला खत्म करते हुए कहा, ये बहुत गहरी साजिश है एसीपी साहब, अगर खुद इसका हिस्सा न होता तो मैं भी इसे न समझ पाता। शतरंज के एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी ने एक ही बाजी जीतकर अपनी राह की बहुत बड़ी बड़ी रुकावटों को इस तरह दूर करने की मंसूबाबंदी की है कि किसी को जरा भी शक न होता कि ये सब दरअसल घातक खिलाड़ी की कारस्तानी है। चले मैं आपको सब कुछ तफसील से बताता हूँ, आप बस गौर से सुनते जाएं। उसने कहा, हाँ, परंतु मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी और कम से कम अक्षरों में पूरी बात बता दो। अरापिली के भक्त क्रोध की आग में झुलस रहे हैं, हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में रखा है, लेकिन शहर में किसी भी धार्मिक दंगा फसाद फैलने का संगीन खतरा है और मुझे जल्दी से जल्दी फील्ड में निकलना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ।
पहली बात तो कपिल की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, उसे भी असल खिलाड़ी ने शहर में मुसलमानों की हत्या और लूटमार की आग भड़काने के लिए मरवाया था और उसके लिए आनंद नगर में रहने वाले अपने एक कारिंदे को बुलवाया था जो अपना काम करते ही वापस चला गया। एसीपी ने मेरी बात सुनकर ताज्जुब का इजहार किया, लेकिन मैंने उसे सब्र की ताकीद करके बात आगे बढ़ाई। कहा कपिल की हत्या महबूब नगर में आग भड़काने के लिए काफी थी, परंतु उस खिलाड़ी का असल लक्ष्य उससे भी बड़ा था। उसे अरापिली और उसके डिप्टी को इस तरह ठिकाने लगाना था कि उनकी हत्या का इल्जाम भी मुसलमानों पर थोपा जा सके, और वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा। जैसा कि आपने बताया कि अरापिली के भक्त पूरे शहर में मुसलमानों की हत्या कांड पर तुले हुए हैं और असल कातिल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ तक कि पुलिस को भी शक नहीं हुआ कि असल मामला कुछ और हो सकता है और असल हत्यारा अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद एसीपी ने अचानक मेरी बात काट दी। बोला प्लीज अब ये भूल भुलैया खत्म कर दो, ये हजारों निर्दोष इंसानों की जिंदगी का सवाल है। तुम मुझे उस कातिल का नाम बता दो ताकि मैं उसे पकड़कर शहर में दंगा फसाद रोक सकूं। मैंने कहा आप कातिल को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा ये बताएं, आप इतने सीनियर पुलिस अफसर हैं, क्या आपके जहन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि अरापिली और अरविंद तो गोलियों से छलनी हो गए, परंतु ऐन उनकी बगल में बैठे सांड को खराश तक नहीं आई। मेरी बात सुनकर एसीपी बुरी तरह चौंका। बोला तुम्हारा मतलब है? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा हाँ, ये सारी साजिश आशुतोष ने ही रचाई है। कपिल को भी उसी ने मरवाया था, फिर उसकी हत्या के नाम पर अरापिली को बदला लेने पर उकसाया और आखिरकार बड़ी सफाई से अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। आप समझ तो गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर भी मैं अंदर की बात बता देता हूँ। आशुतोष शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर जरूर था, परंतु उसे पता था कि हिंदू आबादी में अरापिली के भक्त बहुत ज्यादा हैं और वो बराबर बढ़ रहे हैं। उसे डर था कि कहीं शहर पर सेवक संघ का पूरा कब्जा न हो जाए। वो इसी डर से सेवक संघ में घुस गया। मुझे पता था कि एसीपी का इस्तराब आखिरी हदों को छू रहा था, लेकिन उसने किसी न किसी तरह खुद को मेरी बात काटने से बाज रखा। बोला आशुतोष चाहता था कि अरापिली महबूब नगर में सेवक संघ का पूरा कंट्रोल उसे सौंप दे, परंतु ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि अरापिली उसे सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा, बल्कि उसकी लूटमार में से भाग भी लेने लगा। आशुतोष ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो समझ गया कि अरापिली से उसे फायदे की बजाय नुकसान ही पहुंचेगा और बिलाखिर उसकी राजशाही अरापिली के कब्जे में चली जाएगी। ये विश्वास होने के बाद उसने ये सारी साजिश की। अरापिली की हत्या के बाद उसने हम तीनों को अपने डिप्टी राजशेखर राव के हाथों मरवाने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर हम तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए या हमने किसी के सामने ये राज खोल दिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एसीपी ने मुस्तरिब लहजे में कहा, अब सारी बात समझ में आ गई है। तुम ठीक कह रहे हो, ये सब आशुतोष का ही किया धरा है, परंतु उसके खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई के लिए तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से बताओ तुम कहाँ हो कि मेरी फोर्स तुम्हें हिफाजत के साथ पुलिस क्वार्टर ला सके। मैंने कहा मैं अराजी के तनाज़ात की अदालत में छुपा हुआ हूँ, तुम अपनी नफरी रवाना कर दो। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी एसपी नवीन रेड्डी के साथ स्पेशल टीम भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं पुलिस जीप देख कर गेट खोल दूंगा। फिक्र न करो, मेरे पास लोडेड स्टेन गन और 2 शॉर्ट गन्ने मौजूद हैं। मैं इतनी आसानी से शिकार नहीं बनूंगा। एसीपी ने कहा, तुम फोन न काटना, मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ, मुझे तुमसे और मालूमात लेनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। एसीपी ने वाकई ज्यादा देर न लगाई। दोबारा बात शुरू करते ही उसने कहा, तुम मुझे आशुतोष की सरगर्मियों के बारे में और क्या कुछ बता सकते हो। मैंने कहा यही कि वो कई महीने से इस मंसूबे पर अमल की तैयारियां कर रहा है और उसने हर चरण के बारे में बहुत सोच विचार की है। उसे यकीन है कि अरापिली और अरविंद को रास्ते से हटाने के बाद इलाके में बची कुची सेवक संघ पर उसका मुकम्मल कब्जा हो जाएगा और महबूब नगर में कोई उसके राज को चैलेंज नहीं कर सकेगा। हमने लूटमार की कई वारदातों में बहुत भारी, यूं समझे कई लाख का माल हथियाया है। आशुतोष ने इस सारे धन से चंबल घाटी से 5 स्टेन गन, 10 विलायती शॉटगन्ने, 25 तमंचे और हजारों गोलियां मंगवाई हैं। और अगर आप इसी वक्त छापा मारें तो उसकी हवेली से हथियारों का पूरा भंडार मिल सकता है। वो इन हथियारों के जरिए रईस मुसलमानों के घर और कारोबारों पर कब्जा करना चाहता है। एसीपी ने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने ये तो बहुत काम की बात बताई। हमने आशुतोष की हवेली से ये खतरनाक हथियार बरामद कर लिए तो समझो उसकी गर्दन बुरी तरह फंस जाएगी और हम उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेंगे। हम उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों से वाकिफ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते रहते हैं, परंतु हमें अंदाजा नहीं था कि, मैंने बात काटते हुए कहा, वो इससे ज्यादा खतरनाक दोषी है एसीपी साहब। हमने उसी की आज्ञा पर डीसीपी साहब पर कई हमले किए हैं और आज की कार्रवाई से आशुतोष का एक बड़ा मकसद साहबजादा की पुलिस से बरतरफी
या यहाँ से तबादला करवाना भी है। एसीपी ने पुरजोश लहजे में कहा, परंतु अब वो अपने किसी इरादे में कामयाब नहीं होगा। अब हम महबूब नगर से उसके गैंग की जड़ें खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अभी जाकर उसकी हवेली से हथियार बरामद करके उसे सारे शहर के सामने गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर लाता हूँ। साथ ही मैं अरापिली के खास भक्तों को भी इस सारी साजिश से आगाह करता हूँ। उम्मीद है ये सच्चाई खुलने पर शहर में दंगा फसाद होने का खतरा टल जाएगा। एसीपी सतीश की बात सुनकर मुझे दिली खुशी हुई। इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत जाया नहीं गई और खूब दिमाग लड़ाकर बनाया गया मंसूबा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक पाए तकमील तक पहुंचने की कवी उम्मीद पैदा हो चली है। मैंने अपनी दिली मसर्रत छुपाते हुए कहा, ठीक है, तब तक मैं भी आपके पास पहुंच जाऊंगा। फिक्र न करे, मैं उस दुष्ट के खिलाफ गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगा। हमने उसके हुक्म पर अपनी जान खतरे में डालकर इतना बड़ा काम किया है और वो अपना राज छुपाने के लिए हमें ही खत्म करवाने पर तुल गया और मेरे दोनों साथियों की जान ले ली। एसीपी इस कदर हैजान और जोश का शिकार था कि उसने मुझसे मजीद बात न की। मैं दिल ही दिल में दुआ कर सकता था कि मेरी आज की कोशिश इस हद तक कारगर साबित हो कि महबूब नगर के मुसलमानों की जानो माल को लाहक खतरा आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिलन खत्म हो जाए। आशुतोष के पास से खतरनाक गैर कानूनी हथियार बरामद होने और उसके खिलाफ लाखों की डाकाजनी के इल्जामात साबित होने पर वो लंबे अरसे के लिए जेल चला जाए तो उसकी बदमाशी का जोर टूट जाएगा। ताहम अब मुझे फौरी हरकत में आना था। डीसीपी सतीश की तरफ से मुझे बाहिफाजत ले जाने के लिए भेजे गए कारिंदों के पहुंचने में अभी देर थी, लेकिन सूरत हाल को अपने बयान के मुताबिक तरतीब देने के लिए मुझे वक्त दरकार था, जबकि उनकी आमद से खासे पहले मुझे यहाँ से फरार भी होना था। मैं उनकी नजरों में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने सबसे पहले कीर्ति को सेठी पर टेक लगाकर बिठा दिया। आशीष और हिमांशु को जीप में लादने का अगला मरहला जरा कठिन था, ताहम मैंने हत्तुल इम्कान फुर्ती से काम लिया। आशीष को जीप की पैसेंजर सीट और हिमांशु को अकबी हिस्से में पटखने के बाद मैं एक बार फिर कीर्ति के पास पहुंचा। उसे देखकर लग रहा था कि थकावट दूर करने के लिए टेक लगा कर लेटा है। मैंने लोडेड स्टेन गन और दोनों शॉटगन उसके पास खड़ी की और फिर अपने पिस्तौल में नया मैगजीन चढ़ा लिया। कमरे के दरवाजे में पहुंचकर मैंने अंदर का जायजा लिया। बज़ाहिर सब कुछ मेरी मंसूबाबंदी के ऐन मुताबिक दिखाई दिया। यानी कीर्ति एसीपी सतीश से फोन पर बात करने के बाद इत्मीनान से उसके कारिंदों का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने अदालती कमरे में उस जगह का जायजा लिया जहां मैंने उसे आशीष और हिमांशु को फेंका था। खून का कोई धब्बा, जेबों से गिरा कोई सामान, तहाँ मुझे कोई नुमाया अलामत दिखाई न दी। मैं जल्दी से वापस पलटा और कमरे के दरवाजे में खड़े होकर निशाना साधा। लबलबी दबाते ही पिस्तौल ने यक के बाद दीगरे 3 गोलियां उगली जो सब की सब कीर्ति के जिस्म में पैवस्त हो गई। उसके बदन ने चंद झटके खाए और फिर हमेशा के लिए साकित हो गया। अलबत्ता इस दौरान में उसका मुर्दा जिस्म सेठी से एक तरफ झुक गया था। मैंने उसे उसी हालत में छोड़ा और तेजी से ड्योढ़ी में खड़ी जीप के पास पहुंचा। मैंने नीम तारीकी में अपनी कुव्वत बसारत को हत्तुल इम्कान महारत से इस्तेमाल करते हुए लगभग 10 फुट के फासले से 4 गोलियां आशीष की नजर की और फिर खासे करीब से हिमांशु की खोपड़ी में एक गोली उतार दी। मुंह के बल पड़ा हुआ हिमांशु तो फौरन ही साकित हो गया। अलबत्ता मुझे लगा कि आशीष का जिस्म अब भी झटके खा रहा है। मजबूरन मुझे उसकी खोपड़ी में भी गोली उतारनी पड़ी। अब मेरा मजीद एक लम्हा भी वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। गोलियों के धमाके रात के सन्नाटे में जाने कहां तक सुनाई दिए होंगे और जाने कौन कौन उस तरफ मुतवज्जे हो गया होगा। मेरी किस्मत उस वक्त वाकई मुझ पर मेहरबान थी, क्योंकि लगभग मुकम्मल तारीकी के बावजूद मैंने अदालत से बैरूनी फाटक तक का फासला हत्तुल इम्कान तेजी से और किसी भी रुकावट से टकराए या ठोकर खाए बगैर तय किया। फाटक को फांदने से पहले मैंने बगौर बाहर के माहौल का जायजा लिया। बज़ाहिर कोई जीरूह आसपास मौजूद नहीं था। मैं सड़क के किनारे होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पिस्तौल मेरी जेब में था और मेरा दायां हाथ उसके दस्ते पर जमा हुआ था। अब मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं पुलिस पार्टी उसी तरफ से ना आ रही हो। मैं उनका सामना नहीं करना चाहता था। अपने फर्ज की बजा आवरी के लिए रात गए भटकने वाले इन सरकारी कारिंदों का खून बहाकर मुझे अफसोस होता। ताहम मुझे इत्मीनान था कि पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट्स दूर से दिखाई दे जाएंगी और मुझे कम से कम सड़क से हटकर खुद को पोशीदा करने का मौका जरूर मिल जाएगा। लगभग 15-20 मिनट तेज कदमों से चलने के बाद मेरे आसाब पुरसुकून होने लगे। पुलिस की गाड़ियों के कोई आसार दिखाई न देने के अलावा ये भी गनीमत था कि रास्ते में आवारा कुत्तों के किसी गोल से भी मेरा सामना नहीं हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैं खतरे की हद से बाहर आ गया हूँ। मैं शायद आधे पौन घंटे में शहर के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल हो जाऊंगा। उसके बाद तो बस सरवत के घर तक पहुंचने का मरहला ही बाकी रह जाएगा।
कुछ ही देर के बाद मुझे एक नीम पुख्ता सड़क दाएं हाथ जाती दिखाई दी। मैंने कयास किया कि ये शहर तक पहुंचने का मुख्तसर रास्ता है, क्योंकि बगौर देखने पर मुझे मील सवा मील फासले पर कुछ रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ये सरासर जुआ ही था, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। शायद पहले एक फरलांग तक मेरे एक तरफ आहनी बाढ़ वाला अहाता और दूसरी तरफ एक बुलंद दीवार चलती रही। फिर कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही खासी गुंजान आबादी में तब्दील हो गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अक्सर घरों में तमाम बत्तियां रोशन थी और मकीन भी बेदार थे। फिर मुझे जगह जगह लोग छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में सड़क पर और गलियों के कोनों में आपस में बातें करते नजर आए। उनकी नजर मुझ पर पड़ती तो अपनी आवाजें धीमी कर लेते और मशकूक नजरों से मेरा जायजा लेते। वो सभी मुझे अपने हुलिये और रहन सहन से हिंदू धर्म के पैरोकार लगे, लिहाजा बगौर जायजा लेने के बाद वो मुझे नजरअंदाज करके दोबारा बातों में लग जाते, जबकि मैं तो पहले ही मुकम्मल बेनियाजी के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मैं फजा में छाया तनाव बआसानी महसूस कर सकता था। जाहिर है उसकी वजह भी मुझे बखूबी मालूम थी। अरापिली और अरविंद की सनसनीखेज अंदाज में हलाकत की खबर पूरे महबूब नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई होगी और शहर की पहले से कशीदा फजा में खौफ, बेयकीनी और दबी दबी नफरत के बादल मजीद गहरे हो गए होंगे। उन सबको पहले ही आज रात शहर में मुमकिना फसादात की सुनगुन भी मिल चुकी होगी और इस तरह बामेज इंतजार ने उनकी नींद उड़ा रखी होगी। हो सकता है उनमें कुछ शरपसंद लूट मार और जलाओ घेराव में हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे हों। मुझे अपने रगो पै में इस्तराब की लहरें दौड़ती महसूस हुई। कहीं मेरी सारी काविश बेसमर तो नहीं रहेगी। हो सकता है उनमें से बहुत से इंतहा पसंद आशुतोष की असलियत का इंकिशाफ होने के बावजूद अपने शरंगेज मंसूबों पर अमल करने पर तुल जाएं। उन्हें यकीन दिलाना इतना आसान तो नहीं ना। मैं अभी 1.5 मील के लगभग आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे दूर सामने से एक पुलिस जीप उस सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई दी। मैंने अपनी रफ्तार कम कर ली और गैर महसूस अंदाज में सड़क किनारे होकर आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा कि जीप पर नजर पड़ते ही इधर उधर टोलियों की शक्ल में खड़े लोग भी एक दूसरे से परे हट गए हैं। उनमें से कुछ अपने घरों में चले गए और बाकियों में से कुछ बेफिक्रे तमाशाइयों की तरह थड़ों वगैरह पर बैठने लगे। जीप कदरे करीब आई तो पता चला कि उस पर बरकी भोंपू नस्ब है, जिस पर मुसलसल बुलंद आवाज में कोई ऐलान किया जा रहा है। तहक्कुम आमेज भारी आवाज में ऐलान करने वाला तेलुगु जबान इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा मुझे उसके बाकी अल्फाज का तो मफहूम समझ में नहीं आया। अलबत्ता अरापिली और अरविंद के नामों के फौरन बाद आशुतोष के जिक्र से मुझे मजमूई पैगाम समझने में कतई मुश्किल पेश नहीं आई। साथ ही मेरा दिल है जान अंगेज मुसर्रत से धड़का। एसीपी सतीश मेरी तवक्को से ज्यादा ज़हीन और मुस्तैद शख्स निकला था। उसने महज 1.25 घंटे में शायद आशुतोष की हवेली पर छापा मार कर गैर कानूनी हथियार बरामद करने के साथ साथ खुद उस पर भी हाथ डाल दिया था। यही नहीं, शहर में दंगा फसाद का खतरा कम करने के लिए फौरी तौर पर आशुतोष के करतूतों की शहरियों को इत्तला देने का एहतमाम भी कर लिया था। ज्यादा इम्कान ये था कि बरकी भोंपू से शहरियों खुसूसन शरपसंदों को किसी गैर कानूनी सरगर्मी से बाज रखने के लिए मुतनब्बे करने का बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका होगा, जो अब ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल में लाया जा रहा था। मैंने देखा जीप में सवार पुलिस एहलकार पूरी तरह मुसल्ला और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। जीप के आगे बढ़ते ही इधर उधर बिखरे लोग फिर टोलियों की शक्ल में यकजा हो गए और चेमेगोइयां दोबारा शुरू हो गई। तब मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों को सूरत हाल से आगाह और मुतनब्बे करने वाली वो जीप पहले भी यहाँ से गुजर चुकी है और ये सब लोग इसी सनसनीखेज इत्तला को सुनकर ही घरों से बाहर निकले हैं और अब भी उनकी गुफ्तगू का मौजू यही हंगामा खेज ऐलान है। अंदाजा ही किया जा सकता था कि ऐसे ही ऐलानात पूरे महबूब नगर में किए जा रहे होंगे। काश कोई मुझे बता सकता कि उस ऐलान में आशुतोष की गिरफ्तारी की खुशखबरी भी शामिल है या नहीं। मैं मजीद मील भर चलकर मरकजी शहर की गुंजान आबादी में पहुंचा तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो मुसलमान अक्सरियती या शायद मिली-जुली आबादी वाला मोहल्ला था जहां पुलिस के एक ट्रक पर नस्ब साउंड सिस्टम से हैदराबादी उर्दू में बताया जा रहा था कि अवामुन्नास अमन अमान में खलल पैदा करने की कोशिश करने वाले शरपसंदों का साथ देने से गुरेज करें। पुलिस ने अरापिली और अरविंद के कातिलों का पता लगाकर मरकजी मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से आले कत्ल समेत गैर कानूनी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया है और आशुतोष ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। मेरे लिए ये समझना मुश्किल न था कि पुलिस ने एतराफे जुर्म का तड़का हालात काबू में करने के लिए लगाया होगा और वो अपने मकसद में कामयाब भी रहे थे, क्योंकि मुझे रास्ते में कहीं कत्ल गारत या दंगा फसाद की कार्रवाई नजर नहीं आई थी।
पुलिस के इस दावे पर शक शुबे का इजहार अपनी जगह, लेकिन रियासती ताकत के खिलाफ बराह रास्त बगावत गैर मुनज़्ज़म अवाम के लिए आसान नहीं होती। मुझे अब इत्मीनान हो चला था कि कानून और रियासत के खिलाफ सरकशी की ताकत और वसाइल रखने वाले एक बड़े गिरोह के सरगना अरापिली और उसके दस्ते रास्त अरविंद की तहलका खेज अंदाज में हलाकत और दूसरे गिरोह के करता धरता आशुतोष के अपने कई मरकजी गुर्गों समेत गिरफ्तार होने से महबूब नगर में कम अज कम वक्ती तौर पर खूरेज दंगा फसाद का खतरा टल जाएगा। अब ये भी उम्मीद की जा सकती थी कि साहिबजादा और एसीपी सतीश की क़यादत में पुलिस का महकमा आशुतोष का सर कुचल दे और आइंदा इस तरह के बदमाशों को इतनी आसानी से अपने पंजे गाड़ने का मौका न दे। खासी देर भटकने और दुरुस्त रास्ते की तलाश में टामकटोया मारने के बाद बिलाखिर मैं मस्जिद उस्मान बिन अफान तक पहुंच गया।